हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 की, जिसमें हम देखेंगे जीवों में जनन अर्थात जीवों में जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनन क्या होता है। तो जनन जीवधारियों का एक ऐसी जैविक क्रिया होती है जिसके माध्यम से समस्त जीवधारी अपनी जैसी संतान को जन्म देने का कार्य करते हैं और जनरली इसे हम लोग प्रजनन या फिर जनन भी कहते हैं। तो प्रजनन का मतलब होता है अपनी मृत्यु से पहले अपनी जैसी संतान को जन्म देने की प्रक्रिया है और इसी कारण से जीवधारी का अस्तित्व संसार में हमेशा बना रहता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो जनन होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। तो जिसमें जो सबसे पहला टाइप है उसे कहते हैं अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार के जनन में विशेष तरह की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के माध्यम से नई संतानों का जन्म होता है और ये कोशिकाएं जो होती हैं इनमें जनरली क्या होता है, पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। तो रीजनरेशन, पुनरुद्भवन का मतलब होता है कि जीवधारी के शरीर का कोई भी भाग, कोई भी कोशिका अगर वो अलग हो जाए, कट जाए और वो अलग होके नए जीव को जन्म दे सकती है। इसी तरह से जैसे हम देखें छिपकली जो होती है, अगर उसकी पूंछ कट जाती है तो उसमें नई पूंछ पुनः निकल आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। तो ऐसा केवल पूंछ में होता है, ये नहीं कि अब आप उसका सिर भी कट करके देखें कि क्या उसमें नया सिर आ जा रहा है। तो ऐसा नहीं होगा, केवल पूंछ के साथ ऐसा है। तो इस तरह की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। जबकि मनुष्य में ऐसा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का हाथ, पैर या कोई भी भाग अगर कट जाता है तो उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है। अगर हम देखें अमीबा में, पैरामीशियम में जो छोटे जीवधारी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, अगर उनके शरीर के कई टुकड़े हो जाएं तो प्रत्येक टुकड़े से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। इसे भी पुनरुद्भवन कहते हैं। तो जनरली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो अमीबा में, यूग्लिना में, ईस्ट प्लेनेरिया, हाइड्रा आदि में देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अलैंगिक जनन होता है उसके क्या सामान्य से लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि इसमें सबसे खास बात ये होती है कि एक ही जनक के द्वारा नए संतति की उत्पत्ति हो जाती है। तो जबकि जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि दो अलग अलग जीवधारियों के माध्यम से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अलैंगिक जनन में एक अकेला जीवधारी अपने जैसी नई संतान को जन्म दे सकता है। दूसरे पॉइंट में क्या है कि इसमें नए जीव का जो निर्माण होगा केवल कायिक कोशिकाओं के माध्यम से ही होता है। तो कायिक कोशिकाओं के द्वारा जो जनन की क्रिया होगी ये केवल प्लांट्स के अंदर होगी। तो प्लांट्स के अंदर ही केवल कायिक जनन की प्रक्रिया होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती है। तो कायिक कोशिकाओं के माध्यम से अगर नए जीव की उत्पत्ति होती है तो इस तरह के जनन को एक दूसरा भी टाइप नाम दे देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब तीसरे पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार के जनन में खास रूप से अगर हम देखें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें केवल समसूत्री विभाजन ही देखने को मिलता है। तो 9th स्टैंडर्ड में आपने कुछ पढ़ा होगा कोशिका विभाजन के विषय में। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है खास रूप से कि एक कोशिका दो नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। अगर यहाँ पे गुणसूत्र डिप्लॉयड होते हैं, द्विगुणित होते हैं, तो इन दो नई कोशिकाओं में भी गुणसूत्रों की संख्या डिप्लॉयड ही होती है, अर्थात बराबर होती है। जबकि जो अर्धसूत्री विभाजन होगा उसमें एक कोशिका से चार नई कोशिकाएं बनती है और इन चारों नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्थात गुणसूत्र पहले की कोशिका में डिप्लॉयड रहेंगे तो यहाँ की कोशिका में हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अर्थात समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या ज्यों की त्यों रहती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ये खास रूप से यही अंतर होता है दोनों में। तो इस प्रकार के जनन में निषेचन भी नहीं होता है। निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक, अर्थात अंडाणु कोशिका का और शुक्राणु कोशिका का आपस में मिलना। तो मिलने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं।
तो जो नर युग्मक होगा वो मेल गैमिट कहा जाएगा, जो कि जो पुरुष जाति होगी, जो मेल होगा वो प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो मादा युग्मक होगा, फीमेल गैमिट होगा, वो जो स्त्री जाति होगी उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। तो जो पहला सिंबल आपको दिख रहा है तीर जैसा, इसे हम लोग मेल गैमिट के लिए यूज करते हैं, नर युग्मक के लिए उपयोग करते हैं, जबकि जो दूसरा सिंबल आपको दिख रहा है इसे हम लोग फीमेल गैमिट के लिए उपयोग करते हैं, अर्थात मादा युग्मक के लिए उपयोग करते हैं। तो इन दोनों युग्मकों का आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो इसे एक दूसरे फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें मेल के अंदर, तो मेल में जो शुक्राणु होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जबकि जो अंडाणु की कोशिका होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो इन दोनों कोशिकाओं का आपस में मिलकर इस तरह से एक नए कोशिका का निर्माण करना, एक जाइगोट का निर्माण कर लेना ही क्या कहलाएगा? निषेचन कहलाएगा। तो जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। 5वें नंबर पे हम देखेंगे किस प्रकार के जनन से जो नई संतानें उत्पन्न होती हैं वो क्लोन होती हैं। क्लोन का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरह से डुप्लीकेट होती हैं, हूबहू अपनी पुरानी कोशिका के जैसे ही होती हैं या फिर पुराने जीवधारी की तरह ही होती हैं, उनमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं देखने को मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है वो कितने टाइप की होती है। तो अलैंगिक जनन के भी कई सारे टाइप होते हैं, तो जिसमें सबसे पहला जो टाइप है उसे हम लोग कहते हैं विखंडन, फिजन। तो दो टर्म यूज किए जाते हैं इंग्लिश में, एक फिजन और एक फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पे फिजन से यही तात्पर्य है कि जनरली एक जीवधारी जो होगा उसके शरीर के दो या दो से अधिक टुकड़े हो जाते हैं, वो दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से नए जीव की उत्पत्ति होती है। इसी प्रक्रिया को द्विखंडन या बहुखंडन, अगर दो भागों में टूटा तो द्विखंडन और दो से अधिक भागों में टूट गया तो उसे क्या बोलेंगे? बहुखंडन कहेंगे। तो इस तरह से जो विखंडन की क्रिया होती है वो खास रूप से अमीबा और यूग्लिना के अंदर देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन इसे हम लोग कहते हैं खंडन। तो खंडन जो द्विखंडन और बहुखंडन का मतलब हुआ टुकड़ों में टूटना। फ्रेगमेंटेशन भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन जो ये जनरली फिजन की क्रिया होती है, फिजन की क्रिया एनिमल्स के अंदर होती है, जंतुओं के अंदर होती है, जबकि जो फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है वो प्लांट्स के अंदर होती है, पौधों के अंदर देखने को मिलती है। तो जनन की इस क्रिया में जीवधारी का शरीर कई असामान्य खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीवधारी की उत्पत्ति होती है। तो आप देख पा रहे हैं यह प्रक्रिया राइजोपस, यूलोथ्रिक्स और हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है। तो जनरली ये प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं। तो इस तरह से अब इसी कड़ी में हम देखेंगे अगले नंबर पे मुकुलन। मुकुलन बडिंग क्या होती है? तो बडिंग में बेसिकली क्या होता है, जनन की इस विधि में कोशिका के किसी भी भाग पर वह वृद्धि हो जाती है या एक उभार बन जाता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर नए जीवधारी को उत्पन्न करता है, और यह क्रिया ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मुकुलन। तो मुकुलन क्या होता है? बडिंग। बडिंग में बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका में वह वृद्धि हो जाती है या एक उभार सा बन जाता है जो धीरे धीरे बड़ा होकर नए जीवधारी को उत्पन्न करता है, और ये प्रक्रिया ईस्ट में देखने को मिलती है। तो इसी कड़ी में देखते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन क्या होता है। तो अभी हम इस पे ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि पुनरुद्भवन की जो क्रिया होती है इसमें जीवधारी का जो शरीर होता है वो अगर कट जाए या किसी कारण से उसमें कई पार्ट हो जाएं तो उसका जो प्रत्येक भाग होगा वो नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, और ऐसी प्रक्रिया खास रूप से ईस्ट में देखने को प्लेनेरिया में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि जो जनन की क्रिया एक होती है इसकी एक और विधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं बीजाणुओं द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया बीजाणुओं के माध्यम से भी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीजाणु होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं, इनमें अलैंगिक जनन की ये विशेष तरह की संरचना होती है। तो अलैंगिक जनन करने के लिए एक विशेष संरचना होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजाणुओं का निर्माण करती है और अनुकूल परिस्थितियों के अंदर
तो अनुकूल स्थिति लिखा है यहाँ पे, थोड़ा मिस्टेक है, ये अनुकूल परिस्थिति होगी। अनुकूल परिस्थिति में यही जो बीजाणु विकसित हुए होंगे वही क्या करेंगे, नए जीव को जन्म देने का कार्य करेंगे। तो यह क्रिया जो होती है क्लेमाइडोमोनास के अंदर खास रूप से देखने को मिलती है। इसी कड़ी में हम देख लेते हैं कायिक प्रवर्धन या प्रजनन क्या होता है। तो कायिक जनन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है। बेसिकली ये प्लांट्स के अंदर ही देखने को मिलता है और इसमें जो पौधे होते हैं वो पौधे के कोई भी भाग, जड़, तना या पत्ती अलग होके वो नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। तो ये प्रक्रिया भी 3 तरह से हो सकती है। तो जिसमें खास रूप से तो दो टाइप इसका होगा, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। लेकिन इसमें भी अगर आप देखें तो जो पहला टाइप है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ये बेसिकली क्या होगा कि ये जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से होगा। और जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो भी जड़, तने और पत्ती के माध्यम से होगा। लेकिन जो नेचुरल वाला होगा उसमें किसी भी तरह से कोई मानव गतिविधि इन्वॉल्व नहीं होगी, जबकि जो आर्टिफिशियल वाला होगा उसमें मानव गतिविधियाँ इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं प्राकृतिक को सबसे पहले। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि स्वतः जो पौधे होते हैं वो अपने किसी भी भाग से नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं और इस प्रकार का जो जनन होता है उसे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन की यह क्रिया निम्न भागों से होती है। तो जिसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है जड़ों द्वारा, बाई रूट्स। तो इनकी जड़ों में क्या होता है कि भोज्य पदार्थ एकत्रित होने लगता है जो बाद में अपस्थानिक कलिका निर्मित कर लेती हैं और यही अपस्थानिक कलिकाएं नए पौधे को उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। जनन की यह प्रक्रिया शकरकंद, शतावर और पुदीना के अंदर देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं पत्ती द्वारा, बाई लीव्स। तो पत्तियों में भी क्या होता है, जनरली जो फूड मटेरियल्स होते हैं, भोज्य पदार्थ होते हैं, वो पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं और ऐसी स्थिति के कारण पत्तियों पे भी कुछ कलिकाएं विकसित हो जाती हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए प्लांट्स को जर्मिनेट करती हैं। तो ऐसी कंडीशन ब्रायोफिलम, बिगोनिया और घाव पत्ता के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह से जो जनन होता है वो तनों के द्वारा भी होता है। तो तनों के द्वारा जो जनन की क्रिया होती है वो खास रूप से इसमें भी क्या होता है कि तने के अंदर कुछ भोजन संचित हो जाते हैं जो अनुकूल परिस्थिति में नए पादप को जन्म देने का कार्य करते हैं। यह जनन की प्रक्रिया कई तरह के प्लांट्स में देखने को मिलती है, जैसे कि अमरूद है, नींबू है, इन सब में। और इसी तरह से दूसरे नंबर पे जो आता है वो है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसे अभी मैंने आपको बताया था कि जनरली इसमें मानव गतिविधियाँ इन्वॉल्व होती हैं या फिर किसी दूसरे जंतु के माध्यम से यह जो जनन की विधि होती है ये प्रभावित होती है। यह भी निम्न तरह से होती है। तो जिसमें इसका जो पहला टाइप होता है वो है कलम लगाना, बाई कटिंग। तो कलम का मतलब होता है कि इस विधि के अंदर हम लोग जनरली क्या करते हैं, इस विधि में हम जनरली देखते हैं कि जो शाखाएं होती हैं पौधों की उसे काटकर भूमि के अंदर दबा देते हैं। तो जब उसे भूमि के अंदर दबा देंगे तो ऐसी स्थिति के कारण नए पादप विकसित हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी विधि होती है उसे हम लोग बोलते हैं दाब लगाना, बाई लेयरिंग। तो कायिक जनन की इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, शाखा के कुछ भाग को छीलकर भूमि के अंदर दबा देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, उस दबे हुए भाग से अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं जिससे नए पौधे की उत्पत्ति हो जाती है। और यह विधि नींबू, चमेली और अंगूर में मुख्य तौर से यूज की जाती है। इसी तरह से एक विधि होती है जिसे हम लोग कहते हैं पैबंद लगाना, रोपण, ग्रेफ्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि कायिक जनन की इस विधि के अंदर शुद्ध तथा 2 प्लांट्स यूज किए जाएंगे, जिसमें से एक क्या होगा, शुद्ध होगा और दूसरा क्या होगा, अशुद्ध। मतलब एक अच्छी किस्म का होगा तो दूसरा घटिया किस्म का होगा। और इस तरह से दोनों की जो टहनियाँ होंगी उनको हम लोग काट कर जोड़ देते हैं और फिर उसे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उस पर नमी देने के लिए उसे थोड़ा उस पर पानी डालते रहते हैं। तो धीरे धीरे उस पर भी अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं
और बाद में इसी से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो इस विधि को हम लोग पैबंद या फिर रोपण कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कायिक जनन से लाभ क्या होते हैं। तो कायिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इससे जो सबसे पहला लाभ होता है कि इसमें बहुत कम समय में ही नए पौधे की उत्पत्ति हो सकती है। दूसरा, इसमें नए पादप तथा पुराने पादप अर्थात पौधे के अंदर किसी भी तरह की कोई असमानता नहीं होती है, अर्थात दोनों पूरी तरह से एक जैसे ही समान रूप से दिखाई देते हैं। इसमें एक ही पौधे की आवश्यकता होती है, ये भी एक अच्छी बात है। इसमें पौधे केवल कायिक जनन ही संभव होते हैं। तो अनेक पौधे जो होते हैं उनमें केवल कायिक जनन ही संभव होता है, तो उनके लिए ये विधि काफ़ी कारगर होती है। साथ ही जैसे हम बात करें इसमें, जैसे केला है, बांस है, इलायची है, तो अगर बांस के केस में देखें तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन लैंगिक जनन की क्रिया काफ़ी लंबे समय के बाद होगी। तो ऐसी स्थिति के कारण हम नई बांस को तैयार करने के लिए तो जनरली हम कायिक जनन का उपयोग ही करते हैं। अगला जो इससे फ़ायदा है वो है कि जो वांछित लक्षण होते हैं, जो हमें आवश्यक लक्षण उसके अंदर प्लांट्स के अंदर दिखाई देते हैं, वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी हमें दिखाई ही देंगे, अर्थात अगली जनरेशन में भी उसी तरह के लक्षण बने रहेंगे, उनमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो कायिक जनन होते हैं उससे क्या हानियाँ होती हैं। तो कायिक जनन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो इस प्रकार के जनन से जो पौधे होंगे उनमें नए तरह के किसी भी तरह के कोई गुण विकसित नहीं होंगे। साथ ही उनमें क्या होगा कि कायिक जनन की जो कायिक प्रजनन होगा उनमें जो प्रजनन की क्षमता होती है उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है, और इस कारण से नई जातियाँ भी उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन के क्या लाभ होते हैं। तो जो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें जनरली क्या होता है कि इस प्रकार का जो जनन होगा वो प्रतिकूल परिस्थितियों में ही संपन्न होता है, जिससे नई संरचनाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव को जन्म देने का कार्य करती हैं। तो नेक्स्ट कड़ी में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।